एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर में डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स इशू किए। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। ए पार्ट में आपको जर्नल एंट्रीज दी है और दूसरे पार्ट में बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ए पार्ट का कवर कर लेते हैं, जिसके भी दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में अमन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपीज का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू किया, मतलब 10% 100 रुपीज का 10 रुपए हुआ, और डिस्काउंट दे रहे हो तो 100 माइनस 10 90 रुपीज में ये डिबेंचर्स पब्लिक को ऑफर किए गए, जो कि रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5%, 100 रुपीज का 5%, 5 रुपीज जब भी रिपेमेंट होगी एक्स्ट्रा की जाएगी। कंपनी कितना पैसा ले रही है? 90 रुपीज ले रही है, और जब रिटर्न करेगी तो 105 रुपीज करेगी। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी। फर्स्ट एंट्री बनेगी जो पैसा कंपनी को मिला। जैसे आप शेयर्स में एंट्री करते हो वैसे ही यहां पर कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू किए और उस पर पैसा एक ही बार डिमांड किया जा रहा है, पूरा पैसा एक ही बार डिमांड किया जा रहा है, तो 90 रुपीज जिसने भी खरीदना था बैंक में जमा किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, 750 डिबेंचर से 90 रुपीज के हिसाब से 67,500 बैंक में पैसा आ गया। क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम का पैसा डिमांड किया था, और ये जिसे खरीदना था पैसा कंपनी के पास जमा हो गया। अब यहां पर ये पैसा हम इसी अकाउंट में नहीं रखते, इस पैसे को फाइनली आपको ट्रांसफर करना है। कहा? डिबेंचर अकाउंट में। कितना अमाउंट, कितना, कैसे ट्रांसफर करोगे? देखो 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में जो ये पैसा आपको मिला, ये पैसा आपको 90 रुपीज मिले हैं। हम जो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो फेस वैल्यू से ट्रांसफर करेंगे। हमारा एक डिबेंचर जो कॉस्ट है उसकी वो 100 रुपए है, 75,000। वो हमने डिस्काउंट दिया 10 रुपए, वो हमारा नुकसान है। नुकसान है, कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। एक तो नुकसान हो गया 10 रुपए जो डिस्काउंट दिया, साथ में कंपनी कह रही है मैं रिडीम करते हुए 5% प्रीमियम दूंगी। तो जब कंपनी प्रीमियम देती है तो वो कंपनी का नुकसान है। रीपेमेंट के टाइम पर कंपनी 100 रुपए की जगह 105 रुपीज रिटर्न करेगी। तो एक्स्ट्रा 5 रुपए जो दे रही है कंपनी, वो यहाँ पर कंपनी के लिए नुकसान है। दे रही है प्रीमियम, ले नहीं रही है, याद रखना। तो टोटल नुकसान कंपनी का हो गया 15 रुपीज इन डिबेंचर्स को इशू करने में, अलॉट करने में। तो यहां पर जो खर्चा डलेगा वो आपका पूरा खर्चा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 750 मल्टीप्लाइड बाय 15, 11,250। और ये जो 5 रुपए का प्रीमियम है ये आज आप नहीं दे रहे हो। डिस्काउंट तो डेफिनेटली आज आपने रिकॉर्ड किया है, अलॉटमेंट के टाइम पर आपने डिस्काउंट दिया इशू के टाइम पर, तो वो आज की डेट का खर्चा है। लेकिन जो ये प्रीमियम का खर्चा आपने डाला, ये होने वाला खर्चा कब है? फ्यूचर में, आज नहीं होने वाला। जब आप मान लेते हैं 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी डिबेंचर्स को रीपे करोगे उस टाइम पर आपको ये खर्चा करना है। ये 5 रुपए एक्स्ट्रा उस टाइम पर देने, तो ये इस टाइम का खर्चा है, तो उस टाइम पर आपको रीपे करना है, तो उसको आप अलग अकाउंट में डालोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये आज ही आप जाकर के डिबेंचर होल्डर्स को नहीं देते। जैसे जैसे आप डिबेंचर्स की पेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे ये 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, जब देना ही ये पैसा फ्यूचर में है तो ये लॉस हम आज क्यों डाल दें? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंजर्वेटिज्म, जो कि कहता है कि अगर आपका कोई खर्चा जो कि डेफिनेट है, आपको पता है इतना डेफिनेट अमाउंट आपको पे करना ही करना है, तो वो खर्चा आप बुक में आज ही रिकॉर्ड करोगे। जिस टाइम वो आप कर रहे हो, वो काम जिस टाइम पर आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड खर्चा बेशक वो फ्यूचर में होना है, लेकिन आप आज ही उसको रिकॉर्ड करोगे।
तो इसीलिए कंपनी जब भी डिवेंचर्स इशू करती है उसके ऊपर रिडेम्पशन के टाइम पर भी जो खर्चा होने वाला है वो अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करती है। तो जब डिवेंचर्स अलॉट किए जाते हैं उस टाइम पर हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री करते हैं। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो थर्ड एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको ट्रांसफर करना है। कहाँ? या तो आप इसको एडजस्ट करते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस से, या आप इसको ट्रांसफर करते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, हम इसको पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। 11,250 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 11,250। ये एंट्री बेशक क्वेश्चन में पूछी नहीं है, बट आई सजेस्ट, आई एडवाइस आप डेफिनेटली इस एंट्री को बनाना, क्योंकि इससे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। राइट। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा है कि सोहन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 800 डिबेंचर्स 100 रुपीज फेस वैल्यू के इशू किए, 20 रुपए प्रीमियम के साथ, और 10 रुपए प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पर कंपनी पे कर रही है। तो 20 रुपए प्रीमियम कंपनी को जो मिल रहा है इशू के टाइम पर वो कंपनी के लिए फायदा है। मतलब फेस वैल्यू के अलावा 20 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी रिसीव कर रही है। तो कंपनी के पास पैसा कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट करो, 800 मल्टीप्लाइड बाय 120, 96,000 टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 96,000। अब यहां से पैसा निकाल के आपको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कितना? यहाँ पर देखो, डिबेंचर अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं फेस वैल्यू, बेशक आप डिस्काउंट पे दो या प्रीमियम पर इशू करो, आपके डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही अमाउंट ट्रांसफर होगी। तो 800 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज 80,000 आपने क्रेडिट किया। इसके बाद जो प्रीमियम कंपनी को मिला है 20 रुपीज के हिसाब से, वो कंपनी का क्या है? इनकम है, कंपनी की इनकम है। तो हम जैसे शेयर्स के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, उसी तरह से ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। जैसे शेयर्स का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप पैसा डालते हो, उसी तरह से डिबेंचर का डलेगा, और दोनों का एक ही कॉमन अकाउंट होता है। ये नहीं है कि शेयर्स का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलग खुलेगा, डिबेंचर्स का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलग खुलेगा, नहीं। अब ये तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, इशू के टाइम पर जो पैसा मिला वो कंपनी को ये मिला। लेकिन कंपनी कह रही है कि मैं रिडम्पशन के टाइम पर 10 रुपीज प्रीमियम दूंगी, मतलब जब रीपेमेंट करेगी वो 110 रुपए करेगी। कंपनी ले कितना रही है? 120, और जब रीपेमेंट करेगी तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिला के 110 रुपीज देगी। तो जो फेस वैल्यू के ऊपर जितना पैसा आप पे करते हो ना, वो कंपनी के लिए नुकसान है। तो नुकसान हुआ कंपनी का 10 रुपीज का। 10 रुपीज का नुकसान कंपनी आज की ही डेट में बुक करेगी, क्योंकि कंपनी को पता है ये फ्यूचर में मुझे देना है, डेफिनेट है, इतनी अमाउंट देनी ही देनी है। तो यहां पर आप लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 800 मल्टीप्लाइड बाय 10, 8,000। और ये खर्चा डाल हम आज रहे हैं, लेकिन देना फ्यूचर में है। तो आप इसको क्रेडिट करोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में 8,000। ये तो आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, ये अलग है, ये लाइबिलिटी है जो कि आपको पे करनी है। जैसे जैसे आप पैसा वापस करोगे, रीपे करोगे रिडेम्पशन पर डिबेंचर्स का, उसी तरह से ये अकाउंट से भी पैसा आपका 10-10 रुपए निकलता जाएगा। तो यहाँ ये जो अकाउंट है आप इसको कहाँ शो करते हो? बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में आप इसको शो करोगे। ये बात क्लियर हो गई। इन दो एंट्रीज के बाद जो लास्ट एंट्री मैं हमेशा कहती हूँ वो जरूर बनाना। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या कहा था, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, जिसे हम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस के साथ, या जो भी बैलेंस बच जाता है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के पास प्रीमियम है 16,000, उसी से कंपनी अपना ये खर्चा एडजस्ट करेगी। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे 8,000 से, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8,000। मतलब हमने अपना प्रीमियम का पैसा 8,000 रुपए यूज किया, और बाकी 8,000 रुपए अब आपके बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद जो
बी पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में कहा है कि कंपनी ने, एक्स लिमिटेड कंपनी ने लोन लिया है 4 लाख रुपीस का आईडीबीआई बैंक से, जिसके लिए उसने 5000 9% डिबेंचर्स 100 रुपए फेस वैल्यू वाले कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए। आपको ये बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं यही बताना है। तो जिस तरह से शेयर्स के लिए आप करते हो उसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है। नोट्स टू अकाउंट में आपको इसकी डिटेल देनी है और बैलेंस शीट के मेन पेज पर आपका वो फिगर जाएगा। तो आपका बैलेंस शीट का जो मेन पेज होता है फॉर्मेट पहले उसका बनाओ और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। तो आपको पहले जो फिलिंग करनी है वो यहां करनी है, राइट। तो आप पहले इसको किस तरह से दिखा सकते हो, यहाँ पर देखो, आपने लोन लिया है, बैंक से लोन लेना एक लाइबिलिटी है। तो लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक 4 लाख रुपीस। अब ये जो लोन लिया है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जब तक कि यहाँ पर मेंशन ना हो आप उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही लेके चलते हो। और जब आप कोलेट्रल सिक्योरिटी देते हो किसी के अगेंस्ट तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही होता है, ठीक है। अब ये 4 लाख रुपीस हो गया आपका। इसके अगेंस्ट आपने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो एक तरह से डमी डिबेंचर्स होते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी होते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? सेकेंडरी सिक्योरिटी है जिसे बैंक तभी यूज करेगा जब उसे उसका पैसा डिफॉल्ट केस में प्राइमरी सिक्योरिटी से पूरा रिकवर नहीं होता। पहले बैंक जो है आपका पैसा, अगर आप उसको 4 लाख रुपए रिटर्न नहीं करते तो बैंक सबसे पहले जिसके अगेंस्ट आपने ये लोन लिया है, जो प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है, उसको बेच करके अपना लोन का पैसा रिकवर करती है। और जो इंटरेस्ट का पैसा जो भी इसका ड्यू बनता है वो पैसा उससे रिकवर करती है। अगर कुछ बैलेंस रह जाता है तो वो आपके डिबेंचर्स को बेच करके आपका पैसा वसूल करती है। तो वहां पर ये डिबेंचर्स आप एज ए सिक्योरिटी रखते हो कि भाई हमारा पैसा अगर आपको नहीं मिलता पूरा, हम कहीं डिफॉल्ट कर जाए, तब आप इस पर राइट ले सकते हो। तब तक ये एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है जो कि आपने उनके पास रखवाया है। उस केस में ये डिबेंचर्स एक डमी डिबेंचर्स है। तो ये डिबेंचर्स हम एक्चुअल में इशू नहीं करते, सिर्फ इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं कि इस लोन के अगेंस्ट हमने ये डिबेंचर्स इशू किए हैं, बैंक को इशू किए हैं। अलॉटमेंट तभी होगी जब आप डिफॉल्ट करोगे, राइट। इस चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हो और एक और तरीका है उसे वैसे भी दिखा सकते हो आप। बैलेंस शीट में 2 फॉर्म से दिखाया जा सकता है। दूसरा तरीका है नोट्स टू अकाउंट में आप इस तरह से प्रेजेंट करो कि हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक 4 लाख रुपीस। इसके अगेंस्ट हमने डिबेंचर्स जो इशू किए 5000 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 100 ईच इशूड एज कोलेक्टर सिक्योरिटी 5 लाख। और इसके अगेंस्ट आप साथ के साथ डेबिट करते हो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। जो आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसके साथ की साथ उतनी ही अमाउंट आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डालते हो, ताकि ये अमाउंट आपको बता सके कि ये जो डिबेंचर्स है ये डमी है। यहां से ये यहां पर ही इसी से माइनस करते हो, ताकि जो एक्चुअल पोजीशन है इन्वेस्टर्स को पता चल जाए कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है, इसका मतलब इतनी अमाउंट के आपके डमी डिबेंचर से एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्म में नोट्स टू अकाउंट में शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद जो आपका मेन पेज आता है वहां पर आप 4 लाख रुपीस दिखाओगे, कहाँ? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया डिबेंचर्स का किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या फॉर्मेट होगा, क्या एंट्रीज होगी। तो सब कुछ समझ में आ रहा है। रिवीजन चालू रखना, प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक